हेलो नमस्कार। मैं एसपी बिश्नोई और जैसा कि हमने बात की थी पॉडकास्ट विद बागड़ी छोरों में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से पीलीबंगा विधानसभा से विधायक विनोद जी गोठवाल से। जी हाँ, स्वागत है विनोद जी गोठवाल का हमारे साथ पॉडकास्ट विद बागड़ी छोरों में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बागड़ी छोरो ब्रॉडकास्टिंग नई शुरुआत है और पहला ही काम और मेरा मेरे से संपर्क करके आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी विनोद जी, हम आपसे पहली बार अपने जनता को मिलवाने के लिए जा रहे हैं। हम शुरू से शुरुआत करते हैं और हम हमारी जनता जानना चाहेगी कि आपका जो बचपन है वो कैसे गुजरा। शुरुआत स्टडी से कैसे निकलते हुए आपकी खेलों की रुचि के बारे में हम बात करना चाहेंगे। थोड़ा विस्तार में बताइएगा जनता को। मैं नज़दीक के गांव, यहाँ से 10 किलोमीटर पीलीबंगा से खरलियाँ गांव है जी। मम्मी पापा सब परिवार खरलियाँ रहता है। और पापा जी हेड कैशियर बैंक से रिटायर हो गए कोरोना टाइम के अंदर। ओके। और पूरी जो पहला जो शुरुआत रही हमारी प्राथमिक तक की शिक्षा की बात करूँ तो मैं प्राइवेट स्कूल, हमारे आरएस पब्लिक स्कूल गांव का स्कूल था, ओके, उसमें पढ़ाई की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे लिखवी सर का है, उसमें पढ़ाई की। उसके बाद जीनियस पब्लिक स्कूल में पढ़े, फिर हमारे पीलीबंगा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्टडी की। उसके बाद आईजीएम कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। और मैं बीए और बीएड हूँ, बीएड मैं श्रीनगर से करके आया था। और खेलों की बात करें या वहाँ की परिक्षेत्र की बात करें तो गांव में क्रिकेट मैं खूब खेला हूँ। हमारी काफ़ी अच्छी टीमें भी हैं गांव की। आप क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हैं। जी। आज़ाद क्लब क्रिकेट का काम हो या क्रांति 11, मेरे गांव की टीमें अच्छी शानदार टीमें रही हैं। आज भी अच्छे टूर्नामेंट, हमारे लिखवी सर का टूर्नामेंट की बात करें तो लेदर बॉल का एक बहुत ही अच्छा शानदार दिसंबर के समय में टूर्नामेंट होता है। तो क्रिकेट खूब खेली है। क्रिकेट के साथ साथ राजनीति में आने की जो बात करें तो 2005 में पंचायत समिति डायरेक्टर का चुनाव लड़ा। उसके बाद 2010 के अंदर मैडम रानी जो है ग्राम पंचायत की सरपंच बनी। इस तरीके से धीरे करते करते आपका पूर्ण रूप से इस राजनीति में आगमन हो गया। जी। तो विनोद जी, शिक्षा की अगर बात करें, जैसे आपने स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में हमको बताया, तो ऐसा कोई शिक्षक जिसके बारे में आज भी आपको याद करके या जिनके साथ आपकी आज भी मुलाकात होती हो जो आपको प्रेरणा देते हो? मैं कहना चाहूँगा कि प्रथम गुरु तो अपने माता पिता ही होते हैं। जी, उसके बाद अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो हमारे गुरुदेव आज रहे नहीं इस दुनिया में, मास्टर राय साहब जी सऊ जी काफ़ी प्रेरणादायक रहे, जो शुरुआती उन्होंने हमें शिक्षा दी। आपके गांव से ही? गांव से। जी, ग्रेट। तो सर, जैसे जैसे आपने स्कूलिंग से निकलने के बाद कॉलेज में प्रवेश करते हैं, राजनीति की शुरुआत आमतौर पर वहीं से हो जाती है, तो क्या आपने भी कॉलेज टाइम से ही अपनी राजनीति की शुरुआत कर दी या फिर आपने समय लिया है इसमें? देखिए, मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाह रहा था। ओके। हमारे यूथ के काफ़ी साथी थे जो चुनाव लड़ाने के इच्छुक थे। जी। मेरी तो कोई मंशा नहीं थी, कोई परिवार कोई राजनीति के अंदर शायद वार्ड पंच भी नहीं रहा। ओके। क्योंकि परिवार जो जॉब में, पापा जी जॉब कर रहे थे, तो कोई पॉलिटिकली सिस्टम रहता नहीं। ठीक है, कांग्रेसी विचारधारा परिवार जुड़ा हुआ था, लेकिन कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई नहीं था। ओके। जैसे कॉलेज में आए तो वो कॉलेज का जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, परिवार के भी खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी मन था अपने यूथ के साथियों का, तो काफ़ी जुड़ाव था युवा साथियों के साथ। तो एक तरफा सा चुनाव होता, अगर जो होता तो, क्योंकि वो चुनाव गवर्नमेंट ने रद्द कर दिए थे, उस समय में चुनाव लड़ नहीं पाया। ओके। जो कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे वो किस टाइम पे रद्द कर दिए गए थे? उस समय में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो आपकी जो है उसको कहते हैं रीज पूरी नहीं हो पाई। ग्रेट। और जनता को बताया कि आप कॉलेज लाइफ से ही जो है राजनीति में जाना चाहते थे। उसके बाद जब आपने कॉलेज फिनिश किया तो जब पहली बार आपने इलेक्शन लड़ा वो आपका था डायरेक्टर पद के लिए चुना। तो वैसे तो आमतौर पर प्रधान बोला जाता है डायरेक्टर को, प्रधानगी लेने के लिए लोगों के किले बिक जाते हैं।
तो आपके साथ ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप जनता के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, पंचायत समिति का जो चुनाव की बात करें तो मेरा जो व्यवहार रहा है कि ज़्यादा बातें मत करना, कम बोलना, कोई एक्टिव थे ही नहीं कहीं, शांत। फिर हाँ, शांत स्वभाव से। और 2005 के अंदर हमारे यहाँ जगतार सिंह जी कंग साहब चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी के एमएलए का, विधानसभा का। तो हाँ, वो चुनाव हार गए, लेकिन टिकटों को जब वितरण किया गया तो जो पंचायत समिति की टिकट की जब बात आई तो जबरदस्ती हमें चुनाव लड़ा दिया गया। मैं अच्छी वोटों से, एक तरफा मार्जिन से 2005 में चुनाव पंचायत समिति का जीत गया था। और उसमें हमारे हनुमानगढ़ पंचायत समिति एकल हुआ करती थी, एशिया की सबसे बड़ी पंचायत समिति हुआ करती थी हनुमानगढ़। अच्छे बहुत डायरेक्टर हुआ करते थे, सरपंचों का एक संगठन हुआ करता था। लेकिन उसके बाद मैंने 2005 के बाद भी मैंने सोचा कि एक्टिव पॉलिटिक्स वाली जो बात है वो उसमें कुछ लगा नहीं मेरे को। फिर मैंने 2005 के बाद फिर पढ़ना शुरू कर दिया। मैं बीएड करने चला गया श्रीनगर, जहाँ लाल चौक की बात करेंगे तो डेली लाल चौक से निकलना होता था। कोई मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं जो लाल चौक आज टीवी में दिखा रहे हैं, डेली निकलना हुआ करता था बस के द्वारा या पैदल। मतलब आप कॉलेज टाइम में जब जो है लाल चौक डेली निकलते थे, जिसके बारे में लोग जो भ्रांतियां फैलाते हैं। दैट्स ग्रेट। मतलब आपकी कॉलेज लाइफ है वो भी बहुत रोमांचक रही है। और ऐसा है कि राजनीति में जो आपके आने की जो इच्छा थी उन पर भगवान की कृपा से आपको जो वो अपने आप आपको प्रधान इलेक्शन के लिए खींच कर ले गई, और वहाँ पर आपको आपके संघर्ष और आपकी मेहनत की वजह से विक्ट्री मिली जोरदार। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं साहब, तो आपने बताया कि सरपंची के इलेक्शन में आपके जो मिसेज इलेक्शन जीतते हैं वहाँ पर, क्योंकि सरपंची का इलेक्शन लड़ना एमएलए के इलेक्शन लड़ने से भी ज़्यादा कठिन माना जाता है, तो वहाँ पर आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जहाँ तक सुनने में आया है, मेरे एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है पूरे एक आदमी की, उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक रिसर्च करके पता लगाया कि उस टाइम पे गवर्नमेंट भी आपके फेवर में कुछ नहीं थी, ऐसा कुछ करके हुआ था। मैं बताना चाहूँगा कि 2010 के अंदर जो चुनाव हुआ सरपंची का, उसमें मैंने चाहे 2005 की बात, डायरेक्टर बनने की बात हो, तो ज़बरदस्ती एक तरीके से चुनाव लड़ाया गया। और 2010 में भी जब महिला के लिए आरक्षित सीट हुई तो मेरे मिसेज रानी देवी को चुनाव लड़ाया गया। उस समय भी गांव के लोगों ने एकल होकर के एक तरीके से सारा गांव ही खुश था कि इनको ही चुनाव लड़ा रहा है। तो इस तरीके से फिर मैंने 2005 के बाद छोड़ने का प्रयास किया पॉलिटिक्स को। 2008 के अंदर पीलीभंगा जो सामान्य सीट थी पहले वो रिजर्व हो गई। 2010 में मैडम को चुनाव लड़ाया, वो जीत गए अच्छे वोटों से, एक तरफा वोटों से जीते सरपंची का चुनाव। जो आपने बात कही कि जब किसी की रड़क निकालनी हो या किसी को बर्बाद करना हो तो सरपंची का चुनाव लड़ा, तो ये बिल्कुल सही कहा जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि गाँव वासियों का बड़ा सहयोग रहा। जो ये भ्रांतियां थी, हमारे दिमाग में भी था कि सरपंची का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ किसी ने चाय के अलावा किसी व्यक्ति ने 1 रुपये का भी कोई ऐसा काम नहीं कि मेरे को परेशान किया हो चुनाव में। खुद ही लोगों ने सहयोग, मतलब जनता के समर्थन से चुनाव लड़ा। आपने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा और लोगों का सहयोग बड़ा शानदार रहा जी। तो यहाँ तक जो था, लग रहा होगा आम आदमी को, लगता है कि यार अब तो सरपंच बन गए, अब तो प्रधान बन गए, इनके पास पावर आ गई। लेकिन जैसे ही आपने जो स्टेट राजनीति में कदम रखा और आपका जो स्वागत हुआ एमएलए की पोस्ट के लिए, जब आप यहाँ पर पहली बार पीलीभंगा में चुनाव लड़ने आते हैं और जनता आपको नकार देती है, आप फिर से अपना संघर्ष जारी रखते हैं, आप दूसरी बार आते हैं और आपको 278 पोलिंग बूथ पर 278 मतों से आपको हार का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन आपने संघर्ष जारी रखा। तो यहाँ ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती थी? कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी हमारी लीडरशिप है, उन्होंने एक चुनाव चलाया यूथ कांग्रेस का जी। यूथ कांग्रेस के माध्यम से मैं 2010 के अंदर चुनाव लड़ा विधानसभा अध्यक्ष का जी। पूरी वोटिंग हुई। हमने, मैं कहता हूँ कि बाइक पे जाके वोट बनाए युवा साथियों के, और गाड़ी के अंदर फोटो स्टेट मशीन रख के फिर फोटो खींच के निकलवा के उनके फॉर्म भरने उस तरीके से, मतलब मेहनत ग्राउंड लेवल पे आपने काम की, मेहनत की।
तो राहुल गांधी जी ने जो विश्वास दिखाया युवा साथियों के ऊपर कि कहीं ना कहीं अगर हम उनके हमने सेमिनार भी अटेंड किए और किए तो कहीं ना कहीं हमें लगने लगा कि युवा साथियों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी करेंगे जी। तो हमें पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं आजमाइश करनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद 2012 में फिर मैंने यूथ कांग्रेस का विधानसभा इलेक्शन का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद दोबारा फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष बना। बड़ा अच्छा सहयोग रहा युवा साथियों का। पीलीबंगा के युवाओं से आपको पूरा सहयोग मिलता है। हाँ, डायरेक्टर बनने के बाद सरपंच बने, फिर 2 बार यूथ कांग्रेस के प्रधान बन गए। तो कहीं न कहीं पार्टी की नज़र में भी आए। 2008 में भी टिकट मांगा था लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, पार्टी के साथ रहे। 2013 के अंदर सिटिंग एमएलए की टिकट काट के देना एक बहुत बड़ी बात थी। जी जी। और तब मोदी जी की इतनी लहर चल रही थी 13-14 के अंदर, बिल्कुल वो बात सुनने को तैयार नहीं था कि कांग्रेस वालों की कोई बात ही सुन ले। बिल्कुल। उस टाइम मेरे को चुनाव लड़ाया गया, मैंने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, अच्छे तरीके से चुनाव। लगभग मैं कहता हूँ कि हमारे कई कांग्रेस के एमएलएज को 10-10, 15-15 हज़ार वोट आए, जमानतें जब्त हुई। बिल्कुल, उस वक्त बहुत बड़ी हवा चल रही थी, वो एक दौर था, समझ सकते, एक दौर था। उसमें चुनाव लड़ाया गया लेकिन मैंने अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। उसमें भी मैं 8-9 हज़ार वोट से चुनाव हार गया था जी। तो दूसरी बार जब 278 पोलिंग बूथ पर आप सिर्फ 278 वोट से जब रह जाते हैं तब मन में एक खीस रह जाती है ना कि यार बस एक आदमी तो और करना हो टाइप्स। तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि कमी कहाँ रह गई कि अगली बार तो तोड़ दे सा? मेरा मानना है कि चुनाव जो है मैनेजमेंट का चुनाव जी, क्योंकि मैं सबसे जूनियर था, जो मेरी पूरी टीम थी। ओके। जो मेरे से सीनियर थे मैंने उनको कहा ही नहीं कि आप वहाँ जाओ वो काम करो वो करो, क्योंकि मुझे लगता था कि सीनियर आदमी को क्यों करना। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो था, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते थे? हाँ, खुद भी लेना चाह रहा था और उनको कह के कि इतने सीनियर आदमी को मैं क्यों कोई जिम्मेवारी, मैं इतना बड़ा नहीं हो गया कि मैं उन सीनियर उनको कोई जिम्मेवारी जी। उसका इफेक्ट ये रहा कि हमारे सीनियर साथी काम नहीं कर पाए और जिस तरीके से युवा साथियों का मेरे साथ जुड़ाव था, 15-15, 20-20, 50-50 गाड़ियाँ हो जाना साथ काफिले के अंदर जी, इतनी भीड़ हो जाना। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ टाइम का मैनेजमेंट नहीं रहा, गाड़ियों का कोई सिस्टम नहीं रहा, मैनेजमेंट नहीं रहा। इसकी वजह से 278 से चुनाव हार गए। लेकिन हारने के बाद मैं कहता हूँ कि 2-2 चुनाव हारने के बाद आपको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। बिल्कुल। उसके बाद आप इतने परिपक्व हो जाते हो कि खुद मैनेजमेंट करने में सक्षम भी हो जाते हो। और मैं कहता हूँ कि चुनाव लड़ना है तो ठोक बजा करके अपने युवा साथियों को या सीनियर को जहाँ भी ड्यूटी लगानी है, परिवार की लगानी है, तो बड़ी स्ट्रिक्टली लगानी पड़ती है, तब आप चुनाव लड़ सकते हो। जी, चुनाव लड़ना कोई मतलब क्या यहाँ पर एक कहावत मुझे याद आती है कि चुनाव लड़ना एक खांडे की धार है। सही बात है। तो ये कोई मजाक नहीं है। तो विनोद जी, जनता से भी हमने गुजारिश की थी कि अगर आप विधायक जी से बात करना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत सी जो आपके चाहने वाले हैं उन्होंने सवाल भेजे हैं, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा और आप अगर जवाब देना चाहें तो आपकी अपनी जनता है, आप जवाब जरूर दीजिएगा। सर्वप्रथम मैं पीलीबंगा गांव से एक क्वेश्चन आपके लिए कि आपने उनको प्रॉमिस किया था कि आप पीलीबंगा आएंगे और उन लोगों से मिलेंगे, लेकिन आप पिछले 3 साल में पीलीबंगा गांव से गुजरते हैं लेकिन वहां पर आपका कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है, आप बताना चाहेंगे? पीलीबंगा में काफ़ी प्रोग्राम हुए हैं जी। मैं क्योंकि पीछे एमएलए का चुनाव लड़ा, उसके बाद एमपी का इलेक्शन, कर्णपुर वाला उपचुनाव आ गया, उसके बाद विधानसभा अब की बार काफ़ी लंबी चली पिछली बार जी। और जब विधानसभा में जनता ने भेजा है तो मुझे लगता है कि विधानसभा में जब आप बोलोगे नहीं, उसकी तैयारी नहीं करोगे, बिल्कुल आपके जो इश्यूज हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा पीलीबंगा गाँव का पानी का इशू है। बिल्कुल पानी के इशू को लेकर के मैं कहता हूँ कि इतनी बार मैंने बात की है अधिकारियों से जी। पाइपलाइन जोड़ने की बात हो दौलतावाड़ी से, और पानी की सबसे भयंकर समस्या अगर है तो पीलीबंगा गाँव की समस्या जी। बिल्कुल उसको लेकर के मैंने बहुत बार अधिकारियों कर्मचारियों से बात की है। और जब भी कोई दुख की घड़ी आई है, जहाँ भी मेरे को समाचार मिला, तो मैं
मैं कहता हूँ कि 10-20 घरों में इन चुनाव के बाद में जाके भी आया हूँ। शादियाँ जितनी भी हुई हैं उनमें जाके आया हूँ। एक अभी गौशाला के लिए कमेटी ने मेरे को बुलाया, तो मैं वहाँ काफ़ी 50-60 लोग थे, तो वहाँ उन्होंने मेरे से बात की कि बजट देने की बात हो, तो लगभग मैं जाके आया हूँ। पार्टिकुलर कोई व्यक्ति ऐसा है कि कहीं नहीं मिल पाए हो, तो मेरा तो 24 घंटे ऑफिस चलता है, इजी वे में मैं मिलता हूँ। आपका मैसेज पहुंच चुका है और उम्मीद है आपको भी जवाब मिल गया होगा, आप जरूर मिलिएगा। और फिर भी कोई ऐसा कोई इश्यू हो भाई के दिमाग में, कोई ऐसा, वेलकम। मतलब ये पीलीबंगा गांव आप बुलाइए, ये तैयार है। आप नहीं बुलाएंगे तो भी आने के लिए तैयार। आप सामने, मैं बहुत बार जाके जी, ये भाई नहीं मिल पाया होगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल जो है वो हमारे पास एक मित्र का है। वो कहते हैं कि आपने चुनावी वादा किया था कि आप हर गांव में एक ओपन जिम खुलवाने का प्रयास करेंगे, तो ये कहाँ तक पहुंचा है वो जानना चाहते हैं। ओपन जिम की बात करें या लाइब्रेरी की बात करें, वॉलीबॉल ग्राउंड की बात करें, मेरे से किसी भी पूरे विधानसभा क्षेत्र किसी ने नहीं मांगा। ये मेरे खुद के बनाए हुए सिस्टम है। जी जी, ये आपने घोषणा की थी, ये आपने अपनी तरफ से घोषणा की हुई ताकि युवाओं को सहयोग हो। जी, मैं खुद बुला के उनको जो जहाँ प्रोवाइड कराना है बजट के हिसाब से, क्योंकि मेरा बजट रहता है 1 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए। जी, एक विधायक के हिस्से में 5 करोड़ रुपए का बजट आता है। जी, उससे मैंने, चाहे पंचायत समिति हमारा प्रधान कांग्रेस पार्टी का है, जिला प्रमुख हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, MP साहब हैं जी, हम चारों मिल करके हम चाह रहे हैं कि हर जगह, क्योंकि एक व्यक्ति का 5 करोड़ रुपया हो सकता है 5, 7, 10 पंचायतों में लग जाए जी, लेकिन हमारा मानना है कि इनको साल दर साल कैटेगरी वाइज 1 साल में इतने कर दिए। अब की बार भी मैंने ओपन जिम की बात हो, चाहे लाइब्रेरी लेने की बात हो, स्कूलों में काम करने की बात हो, तो मैंने कुछ पंचायतों को या चकों को अब की बार वॉलीबॉल ग्राउंड देने की बात हो, कुछ को प्रोवाइड करवा दिया। और जहाँ जहाँ अब डिमांड्स आ रही हैं, अगला जो बजट आएगा उसमें मैं जो ये 2-3 चीज़ें हैं जो अलग से धीरे धीरे करके, क्योंकि अपने 62 ग्राम पंचायतें हैं जी, और 2 नगर पालिका क्षेत्र हैं बड़े हैं, तो चक भी बहुत है, तो एक बार में तो संभव नहीं है। आप भी समझते हो कि 5 करोड़ रुपए से बिल्कुल 5 करोड़ से पीलीबंगा विधानसभा को, हाँ, तो और भी काम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो घोषणाएं की हैं अमली जमा पहनाते हैं। आने वाले समय के अंदर 1-2 साल में, 3 साल के पीरियड के अंदर मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ओपन जिम की सुविधाएं हैं वो बहुत जल्दी मिलने लगेगी। और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पर्टिकुलर अगर आपके गांव के लिए अगर कुछ विशेष सुविधाएं अगर आप डिमांड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्पेशली मिलिए और लिखित रूप से इनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए, ताकि ये आपको वो सुविधाएँ प्रोवाइड कराने में अपनी तरफ से पूरा योगदान दे सकें। जी, अगला सवाल जो है हमारे एक बहुत ही एजुकेटेड मित्र है। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि नाम मत लीजिएगा साहब। मैंने कहा ठीक है जी, बिना नाम लिए मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कालीबंगा संग्रहालय जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन है, और वहां पर किसी समय में 5 स्टार 3 स्टार होटल्स सहित एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो पीलीबंगा विधानसभा की ऊपर 4 चांद लगा सकता था, आने वाला था। अब पता नहीं कितने साल हो गए, कोई बातचीत नहीं होती है। तो क्या माननीय विधायक जी इस पर कोई प्रकाश डालेंगे या विधानसभा में इस पर कोई चर्चा होने वाली है? क्योंकि सारा जो म्यूजियम से इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो ट्रांसफर हो चुका है दिल्ली पिछले 15 साल में। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे श्री? देखिए, मैंने जब भी शुरुआत की है तो पीलीबंगा से ज़्यादा लोग कालीबंगा सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन संस्कृति है हमारी जी, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे बच्चों को। आज आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, IAS RAS कितने भी बड़े एग्ज़ाम ले लो, छोटे से छोटा ले लो, तो कालीबंगा सभ्यता का कहीं न कहीं 1-2 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। बिल्कुल। और मैंने चाहे कोई स्कूल में जाता हूँ तो मैंने टीचर्स को भी बोला है कि कम से कम आप कालीबंगा तो बच्चों को दिखाओ। और रही बात आप वाली बात, होटल की बात हो, तो मैंने विधानसभा के अंदर बात भी रखी थी। अब मेरा मानना है कि जो इसका पर्यटन मंत्री होता है जी, उसका विजिट करवा करके उसको पूरा, क्योंकि हनुमानगढ़ गंगानगर की जब बात आती है तो जो जयपुर लोग बैठे हैं
वो इस तरीके से हमें मानते हैं कि ये लोग बहुत ही सक्षम लोग हैं, ओके, इनको कुछ आवश्यकता ही नहीं। मतलब डेवलप्ड लोग हाँ, है, ये डेवलप सिटी है, इनको कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो कल्चर है पंजाब से मिलता जुलता है। हमें ये मानते हैं कि पंजाब के लोग हैं, इनके पास खूब पैसा है, धन है। मैंने उनको समझाया कि हमारे वाले कपड़ा, रहन सहन, खान पान बड़ा शानदार है, लेकिन वैसे हमारे सारे कर्जाऊ हैं, कमाइयाँ तो नहीं है ना वैसे। सारों की केसीसी बनी हुई है। लेकिन अब मैंने बात भी रखी है कि मंत्री जी का, पीछे भी मैंने राजस्थान सरकार में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैंने मंत्री जी को बोला था कि आप विजिट करें, और मैंने उनको एक सलाह दी थी कि जब आप टूर बनाते हो, बाहर के विदेशी सैलानी जब आते हैं तो बस के द्वारा जैसे आते हैं तो इनका एक रूट चार्ट रहता है जी, तो जैसे जयपुर से जैसलमेर, बीकानेर तक आके वो वापस मुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि आप इसमें कालीबंगा और जोड़ दो जी, बस वाले रूट के बिल्कुल, सैलानियों के। बिल्कुल। अगर वो जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर कालीबंगा के प्रति भी सरकार जवाबदेह होगी। जी, जी। तो मेरा मानना यही रहेगा कि आने वाले विधानसभा इस सत्र में मैं लिख के मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, जिससे कालीबंगा का विकास होगा तो लोगों को रोजगार के साधन भी मिलेंगे। बिल्कुल, और पर्यटन जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोगों की इनकम बढ़ेगी और जीवन स्तर जो है वो ऊपर बढ़ेगा। जी, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, और ये सवाल हमारे कच्ची बस्ती से एक गरीब आदमी ने स्पेशली लिखा है कि साहब, पीलीबंगा विधानसभा 1977 से बनी है, और इस विधानसभा के इस प्रमुख पीलीबंगा शहर की जो कच्ची बस्ती है वो पिछले 75 साल से कच्ची बस्ती है, जबकि पीलीबंगा विधानसभा हो गई है। तो वो कब तक कच्ची बस्ती में रहने वाली है? वहां के लोगों के पास कागज नहीं है, जहां वो रहते हैं उस जमीन के पेपर के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। उनको आस नहीं है कि मतलब कभी वो कैटेगरी बदलेगी उनकी। क्या आपसे वो उम्मीद लगा सकते हैं इस बारे में? देखिए, कच्ची बस्ती की बात करो, लास्ट ये 33, 34, 35 और कुछ इधर पुराना 23 है। काफ़ी पटे मुख्यमंत्री गहलोत साहब के टाइम में शांति धारीवाल जी हमारे यूडीएच मंत्री थे, उस टाइम में काफ़ी पटे जारी किए गए थे जी। और एक रेलवे और इस हाईवे के बीच में जो गरीब लोग बसे हुए हैं जी, मैं विधानसभा में मैंने बात रखी कि इन लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए, इनको छत दे करके इन लोगों को यहाँ से, क्योंकि उधर रेलवे रह गया, इधर हाईवे के ट्रक निकलते हैं, उनका जीना कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन लोगों को स्थापित करने के लिए और जगह लेकर के 1-2 बीघा जमीन लेकर के इनको घर बना करके इस तरीके से इनको पुनर्स्थापित किया जाए जो मुख्य विचारधारा में आ सके। बिल्कुल। और रही बात आपने इधर की बात की कच्ची बस्ती की, तो आप मानो कि पीछे मैंने खुद मॉनिटरिंग करके लोगों को मकान भी दिलवाए हैं और बहुत से लोगों को पट्टे भी जारी किए हैं। फिर भी कोई वंचित लोग हैं, हो सकता है मेरे तक कोई पहुंचे ना हो, बहुत से लोग मेरे पास आए भी हैं। लगभग आप जाके आप कैमरा ले जाना, अच्छे मकान बनाए। मैंने उनको गवर्नमेंट से जितनी भी सहायता मिली थी, 3-4 किस्तों में पैसा आता है, तो मैंने उनको काफ़ी लोगों के मकान बनाए। फिर भी कोई वंचित रह गया हो तो मेरा मानना है कि वो फॉर्म सबमिट करें और मेरे से संपर्क करें या नगर पालिका से संपर्क करें, तो उनका काम हो जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको इनकी बात शायद समझ में आ गई होगी कि अगर अभी भी आपको लगता है कि ये आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं और कच्ची बस्ती को ये डेवलप नहीं करना चाहते हैं, तो आप मिलिए इनसे और इनको लिखित में जो है आप अपना जो भी कार्य है वो दीजिए। कोशिश इनकी तरफ से, जैसा कहा गया है, ये हर संभव प्रयास करेंगे आपको उचित व्यवस्था दिलवाने की। जी, तो अगला सवाल जो है हमारे शहर की जनता ने पूछा है आपसे, वो जानना चाहती है कि पिछले 1-1.5 साल में छीना झपटी की जो घटनाएं हैं वो रफ्तार से बढ़ रही है। तो क्या हमारे शहर में बाहरी लोगों का आगमन हुआ है या ये नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है उसकी वजह से हो रहा है? देखो, मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी भी एक प्रमुख मुद्दा भी है, बिल्कुल प्रमुख कारण भी है जी। और नशे की प्रवृत्ति तो आप सबको पता है, नशे की प्रवृत्ति की वजह से उन युवा साथियों को पता ही नहीं चलता, उनकी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि काम उनसे होता नहीं, न करते हैं काम, और छीना झपटी वाला उनको ईजी लगता है। तो आप देखोगे कि बाहर के क्या अभी
नज़दीक के गांव के लड़के थे जो छीना झपटी में गिरफ्तार हुए। ओके। तो नशे की प्रवृत्ति भी थी जी। इन युवा साथियों को मुख्य विचारधारा में लाने की भी आवश्यकता है। और छीना झपटी की जो घटनाएं हो रही हैं वो मेरे को लगता है कि नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा है, क्योंकि छीना झपटी में जी इजी वे में वो काम करते हैं, बिल्कुल। तो सिर्फ नशे की प्रवृत्ति के लिए करते हैं। लेकिन सब ये समझने वाली बात यह है कि उनका सिर्फ छीनना होता है, और उसके बाद जो उस फैमिली पे, एक्चुअली मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। पीलीबंगा शहर में पुस्तक भंडार का एक चौक है। उस चौराहे पर शाम को 4 बजे एक 60 साल की औरत के दोनों कान से जो उसकी बालियां हैं वो निकाल कर ले जाते हैं 3 लोग बाइक पे। और वो सबसे व्यस्ततम इलाका है शहर का, और वहां जनता इतनी मतलब शून्य हो जाती है कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया जाए, रिएक्ट कैसे किया जाए? देखिए, मैं जो ये लोगों की प्रवृत्ति है, आमजन की प्रवृत्ति है कि पुलिस ही सब कुछ करे जी, तो ये संभव नहीं। जी बिल्कुल। उस मौके पे अगर हर व्यक्ति के पास बाइक थे, मोबाइल थे, जी अगर थोड़ा बहुत भी पीछा किया जाता या रोका टोकी करते, इतने लोग थे, मेरे को सबसे व्यस्तम जो चौक है वही जी। है। और वहाँ से अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है और अपने देख के सभी देख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि न्याय देखने वाला भी अन्यायी है एक तरीके से। बिल्कुल। तो इन लोगों का इलाज एक ही है कि हमें संगठित होकर के, अगर 5-4 लोग भी उनको थोड़ा धमका देते तो उनकी हिम्मत नहीं होती, पकड़ के पुलिस को हवाले कर सकते थे। लेकिन बिल्कुल अपने पुलिस पे ज़्यादा डिपेंड होगी कि अपने क्या लेना है, ये तो इनके साथ हो रहा है। जी क्योंकि हमने एक सिस्टम ये है कि जो भी इस धरती पे है इंसान है वो अपना है। बिल्कुल। वो देख लेते हैं कि ये तो अपने परिवार की नहीं है, महिला किसी और की है, जो कल किसी और के साथ हो रहा है वो अपने साथ है, वो अपने साथ हो इसीलिए सकता है। इसीलिए ही ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वो तो उसके साथ हुआ है, अरे उसके साथ हो गया तो क्या हुआ, अब अपनी बारी होगी। तो करके ये प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है। अगर जो नशे की बात आप करें, मैं कहता हूँ कि गांव में जो नशा बेचता है सब गाँव वालों को पता होता है या मोहल्ले में पता होता है। बिल्कुल। आप धरना प्रदर्शन थाने के बजाय उसके घर के आगे लगा दो, उसकी हिम्मत नहीं है कि आप नशा बेच, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि खुद कहना चाह रहे हैं कि खुद बच जाऊं, मेरे को कोई उड़ा मान आए, इससे उड़ा में लेने पड़ेंगे इस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जी जी, धन्यवाद। अगला सवाल पूछने से पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं। धन्यवाद। अगला सवाल है विनोद जी, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, और मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा विस्तृत रूप से जो है चर्चा करें या जनता को बताएं आप उस पर किस तरह से गौर फरमा रहे हैं। जैसा कि केमिकल नशे बहुत ही स्विफ्टली बढ़ते जा रहे हैं, और जनता का जो रुझान कह सकते हैं, झुकाव कह सकते हैं, वो इस तरफ कुछ अजीब तरीके से जा रहा है कि लोगों का मानसिक रूप से जो है सिस्टम बिगड़ जा रहा है। घर के हालात इस तरह से खस्ता हो जाते हैं कि उनके घर में हमने देखा है कि दाने दाने की तकलीफ हो जाती है, माँ बाप भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जो पुरातन समय में मुझे अच्छे तरह से याद है, मैंने देखा भी है कि हमारे यहाँ पे ठेका डोडा पोस्ट नाम से एक दुकान हुआ करती थी, और वहाँ पर कुछ चूर्ण जैसा पाउडर मिलता था, और बुजुर्ग लोग जो है चाय से पहले लेके अपना वो करते थे काम, तो उनको शारीरिक थकान नहीं होती थी, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती थी। तो ऐसा कोई सिस्टम या प्रावधान है जिससे ये दोबारा शुरू हो सके और जनता को और युवाओं को केमिकल नशे से बचाया जा सके? देखिए, ये मेरा हटके एक सुझाव भी है। जिस तरीके से हमारे बच्चे गाँव की प्रीति ले लो जी, 10वीं के बाद जी जो सब्जेक्टों की बात आती है, मैंने विधानसभा में बोला बिल्कुल कि हमारे बच्चों को, हमारे युवा साथियों को जिस तरीके से सब्जेक्ट है, साइंस हो, कॉमर्स हो, अलग अलग अन्य जो सब्जेक्ट हैं जी, हमारे गांव में मोस्टली आर्ट्स पढ़ने को मिलती है बच्चों। बिल्कुल। आर्ट्स पढ़ने के बाद
तैयारी करते हैं और करते हैं, तो उनका एक ही रहता है कि कोई बीएड कर लो, बीएड कर लो, मोस्टली यही रहता है। और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। जिस तरीके से कोई बच्चा साइंस पढ़ता है तो प्राइवेट कंपनियां हो, अन्य काम भी मिल जाते हैं। कंप्यूटर बीसीए वगैरह कराओ तो अलग अलग धंधों में बच्चा काम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकल फील्ड की जॉब कर सकता है। अगर कॉमर्स पढ़े तो कोई वो, नहीं तो कम से कम अपना लाइन बिजनेस में जॉब भी कर बिजनेस लाइन सकता में है जा सकता जी। है। तो ये बेरोजगारी वाली प्रवृत्ति बढ़ी है। बच्चा बीएड कर लेता है, बाद में उसको निराशा हाथ लगती है, कहीं जॉब नहीं लग पाता जी। और उसकी एज इतनी हो जाती है कि वो न तो शादी लायक रह पाता है और न काम लायक रह जाता है। इस तरीके से वो घर के अंदर पूरा माहौल कुंठित रह जाता है और वो न तो अपने परिवार का विकास कर पाता है, ना कोई अन्य कोई चाहे क्षेत्र की बात है उसमें सामाजिक भागीदारी निभा पाता है। तो मेरा गवर्नमेंट को मैंने अच्छी तरीके से, राजस्थान की बात हो रही थी विधानसभा के अंदर बिजनेस को लेकर के, राजस्थान के जितने भी एमएलएज बैठे हैं जी, हमें ज्ञान ही नहीं है कि बिजनेस किस तरीके से कहाँ क्या करना चाहिए। बिल्कुल। और गांव के लोगों को हमें पता ही नहीं। जैसे आप लोन करवाने के लिए जाओगे तो आईटीआर भरी हुई होगी। हमें आईटीआर के बारे में मैं कहता हूँ मोस्टली 1-2% जो जॉब में लगे हैं उनके अलावा किसी को शायद आईटीआर के बारे में ज्ञान ही नहीं है जी। हमें ये लगता है कि टैक्स लग गया, टैक्स का इतना भय रहता है ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि हमारे लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता। बिल्कुल। टैक्स के बारे में ज्ञान नहीं है, भरना है नहीं भरना, रिटर्न कैसे भरनी है जी। इन सब चीज़ों से, क्योंकि सरकारों का सिस्टम ये रहा है कि ये लोग इनको ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो शायद हमें लगता है कि ये ज़्यादा हमारे से क्वेश्चन पुट करेंगे, हमारे सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि इस जनरेशन को अगर ऊपर उठाएंगे तो सवाल जवाब करेंगे, विधानसभा की सीटें खाली हो जाएंगी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। तो इस तरीके के ऊपर की मानसिकता भी कहीं न कहीं हमें ग्रामीण क्षेत्र को कचोटती है। बिल्कुल। तो और रही बात नशे की जी, नशे में भी मैंने अभी विधानसभा में बात रखी। हो सकता है कई लोग कह रहे थे कि आप नशे की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हो, लेकिन आपने जो पूर्व की बात की, पूर्व में डोडा पोस्त के ठेके हुआ करते थे जी, तो ये गोलियों का जो चलन था, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही नहीं था। चिट्टा हो, हीरोइन हो, ऐसे जो नशे हैं जी, जो युवा हथियार, टीके, इंजेक्शन ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसी प्रवृत्ति थी नहीं। और डॉक्टर की सलाह से उनके परमिट बना दिए जाते थे जी। और मैंने गवर्नमेंट को रखा कि किसानों की एक तो डोडा पोस्त हो, अफीम हो, इनसे एक तो गवर्नमेंट की आय होगी, जिससे किसान भी समृद्ध होगा। और मैं कहता हूँ कि मेडिकल जो डॉक्टर हैं जी, उनसे सलाह लेकर के उसका चेकअप करके अगर उसको परमिट बना करके डोडा पोस्ट वाला डोज के हिसाब से उसको भी टाइम बाउंड किया जाए कि साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए आपको ये दिया जाएगा, इसके अलावा आपको फिर नहीं दिया जाएगा, आप अपनी प्रवृत्ति सुधारिए जी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये जो चीज़ें हैं, जो नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, बॉर्डर क्रॉस करके ड्रोन के द्वारा अपने डेली अखबार में पढ़ते हैं जी जी, नशे की सप्लाई हो जाना और हो जाना, इस तरह की प्रवृत्ति मुझे लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जी। और जिस तरीके से मैं ग्रामीण क्षेत्र से आया हूँ, पूर्व में ये लाइसेंस हुआ करते थे ठेके के और के, तो मेरे आस पड़ोस में और गांव में मैंने एक भी व्यक्ति नहीं देखा कि कोई पोस्त के सेवन से मर गया हो। आप मानोगे नहीं, 70-80 के प्लस वो बुजुर्ग जो हैं काम, क्योंकि पोस्त खाने के बाद, डोडा पोस्त सेवन करने के बाद व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है। एक ये प्राकृतिक है, कोई इसमें मिलावट नहीं और नहीं, तो व्यक्ति काम भी करता है। और एक नई बात आप रिसर्च करके देखना, पोस्त वाला व्यक्ति आपको किसी क्राइम में नहीं मिलेगा। ओके। कोई भी क्राइम में नहीं मिलेगा आपको। इस तरीके की छीना झपटी और जो जिस तरीके के केस हो रहे हैं, मेरा तो गवर्नमेंट से मानना, सुझाव भी दिया है कि आप मेडिकलों जितने भी डॉक्टर्स हैं और हैं उनसे सलाह मशवरा करके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो है तय, मैंने तो एक दिन की डिस्कशन के लिए भी लिख रखा है कि विधानसभा में इस नशे की प्रवृत्ति पे किस तरीके से अपने को काम करना चाहिए, इस प्रवृत्ति को कैसे काबू कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन होना चाहिए एक दिन विधानसभा के अंदर, क्योंकि ये सबसे बड़ी
समस्या पूरे राजस्थान की नहीं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की ये समस्या होगी जी। तो उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। और मैंने युवा साथियों को नशे की प्रवृत्ति से बचाने के लिए उनको हमें ग्राउंड अच्छे तैयार करवा के देने पड़ेंगे, उनको जिम देनी पड़ेगी, उनको लाइब्रेरी देनी पड़ेगी, उनको वॉलीबॉल ग्राउंड देने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब की बार मैंने बजट में बहुत से नए जैसे तीरंदाजी का भी एक बजट लिया है, आर्चरी वाला, मैंने कबड्डी मेट का भी एक प्रावधान किया है, मैंने बजट के अंदर लिया है, वॉलीबॉल ग्राउंड भी लिए हैं। तो ऐसी कई चीज़ें मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को दिमाग डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, खेलों की तरफ डाइवर्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मोबाइल स्मार्टफोन का जब से आविष्कार हुआ है, फिजिकल खेलों से जनता धीरे धीरे दूर हुई है, इसकी वजह भी आप कह सकते हैं। बिल्कुल। तो जी धन्यवाद, आपने जो बात कही है कि आप इस पर विधानसभा में भी बात करने वाले हैं, और क्योंकि ये जरूरत है। और विधानसभा मैंने बात रखी अब की बार पीछे। जी ओके, आप रख चुके हैं इसकी बात। जी बहुत 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 मतलब अच्छी खबर है ये सभी के लिए कि जो केमिकल नशा आज के युवाओं को खोखला कर रहा है, उनके खिलाफ विनोद जी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं कि लोग उससे बचें। धन्यवाद। अगला सवाल जो है वो गांधी स्टेडियम से रिलेटेड है। पीलीबंगा का एकमात्र स्टेडियम जो बच्चों को हर तरह की सुविधा देने के लिए आपकी तरफ से तैयार करवाया गया, बहुत बजट उसका पास हुआ। आज कल शाम के वक्त 6 बजे के बाद जैसा ही अंधेरा वहाँ होता है, तो नशे बेचने वाले या नशे करने वाले या क्रिमिनल टाइप के लोग वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आम जन को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रनिंग जॉगिंग जो शाम को खाना खाने के बाद काफ़ी लोग जो करने स्टेडियम में आते हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या कम नहीं, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हालांकि वहाँ पर लाइटिंग की सुविधा है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है उसको अपडेट करके, और या फिर वहाँ पर एक गार्ड की सुविधा जो है प्रोवाइड कराई जाए। इसके ऊपर भी अगर आप अपना कोई विचार या अपनी राय व्यक्त करना चाहें। गांधी स्टेडियम को लेकर के मैं भी काफ़ी गंभीर हूँ जी, क्योंकि पीछे चेयरमैन साहब से भी मैंने बात की, ऐसे संगठनों से भी बात कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब किसी संगठन को इसको स्पुर्द कर दें एक बार, तो उसकी देख रेख और साथ संभाल उसकी वो कर लें। और रही गार्ड की बात, तो ये एक साइड जो है जो बिल्कुल दीवार टूटी हुई है, उसको अगले बजट के अंदर या तो नगर पालिका से या अन्य कोई बजट जो मिलता है उसी हिसाब से उसका गेट निर्माण हो जाए, तो जो आने जाने की प्रवृत्ति है वो एक सीधा जाना, जब चार दीवारी हो जाएगी तो आने जाने की आवाजाही रुक जाएगी। और नशेड़ी प्रवृत्ति के लिए मैंने कई बार पुलिस को भी गश्त करवाई है, लेकिन बार बार पुलिस भी इतनी फ्री नहीं होती, क्योंकि पुलिस को हर टाइम काम रहता है। फिर भी देखने में आया है कि इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा घूम रहे हैं, तो पुलिस को सीआई साहब को बोल करके 2-4 दिन जैसे भी है उन पर नकेल कसने का काम कर। बहुत बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो है विनोद जी, वो आप उससे इत्तेफाक भी रखेंगे कि हमारे एक मित्र हैं जो आपके भी मित्र हैं, उनकी तरफ से है कि विनोद गोठवाल जिसको सपोर्ट करता है वो विनोद गोठवाल के पीछे छुरा घूमकर चला जाता है। तो ये कब तक जारी रहेगा? उन्होंने बस ये पूछा है, उन्होंने शिकायत नहीं करी है, बोले ये कब तक जारी रहेगा आगे भी? इतना बड़ा शुभचिंतक है जी जी, मैं तो उसको ही बोलूँगा कि कोई बाबा वगैरह से कोई ताबीज करवा के दे मेरे को। देखिए, मैं पॉलिटिक्स की बात करें तो एक माहौल बना रखा है पॉलिटिक्स का कि आपको झूठ बोलना है, आपको किसी को दगा करना है, यही पॉलिटिक्स है जी। मतलब उसके मायने अलग निकालते हैं जी। मैं कहता हूँ कि आप साफ राजनीति कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि लोग रोकते हैं जब भी आप पॉलिटिक्स में आते हो जी। जैसे मेरे को रोकने का प्रयास किया, मैं 2010 में पंचायत इसका यूथ कांग्रेस से चुनाव लड़ा, 2012 में लड़ा, तो रोकने का बहुत मतलब खुद के लोगों को द्वारा ही ज़्यादा रोकने का प्रयास किया। बिल्कुल। लेकिन ये रोकने का प्रयास रहेगा, पॉलिटिक्स के अंदर कंपटीशन है, साफ पॉलिटिक्स और कंपटीशन होना चाहिए, बिल्कुल होना, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बुरी प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं जो आपको दगा देने की बात हो
और हो, जब बना दिया जाता है तो उसके क्योंकि सीट कोई भी मिल जाए किसी व्यक्ति को, अगर आसानी से कोई सीट मिल जाती है तो मैं कहता हूँ वो उसको लगता है कि ये सीट बड़ी ऐसे ही मिल गई, कदर नहीं कर पाता, वो सोचता है भाग्य से मिल गई या अन्य से मिल गई, गेम खेल गया, इस तरीके की उसके दिमाग में चल जाता है, क्योंकि उसने संघर्ष नहीं किया होता। और जो संघर्षशील व्यक्ति होते हैं वो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि इस सीट के मायने क्या है। और फिर भी हमने जिन लोगों को बनाया किया, मैं कहता हूँ वो सीट के साथ न्याय करे, लेकिन सीट के साथ जब न्याय नहीं करते हो तो लोग कहते हैं कि आपने बनाया किया, तो उसका पब्लिक को खामियाजा भुगतना होता है, पब्लिक को खामियाजा, तो आपको दुख होता है। दुख तो होगा ही, जिस व्यक्ति को हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो सार्वजनिक काम करेगा, अच्छे काम करेगा, उसके बाद फिर वो गंदी पॉलिटिक्स करने लगता है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, तकलीफ होना बनता भी है जी। तो जैसे कि पीलीबंगा नगर पालिका के अंदर इस वक्त जो उथल पुथल चल रही है, कहीं ना कहीं आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये कब रुकेगा, कब इलेक्शन होंगे, कब जनता को सही तरीके से वो नगर पालिका मिल पाएगी जिनका उनको इंतजार है। काफी समय से वहां पर घोषणाएं और कैंसिलेशन के अलावा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन नगर पालिका और पंचायती राज जो अपनी संस्थाएं हैं जी, उसमें मुझे लगता है कि नगर पालिका के अंदर इतना पैसा होता है और नगर पालिका चेयरमैन जो चाहे वो करे, बिल्कुल। लेकिन होता क्या है दरअसल कि चाहे ठेकेदारों की बात हो चाहे अन्य हो, लाभ के लिए, जो खुद के लाभ के लिए काम करेंगे, लेकिन आपको किस तरीके से काम भी करवाना है, इज्जत भी बचानी है, किस तरीके से आप काम करते हो, वो सोच डेवलप करने की आवश्यकता है। और नगर पालिका के अंदर तो खुद ही मालिक हो, खुद ही पैसा जनरेट करना है, किस तरीके से करना है, वो एक सोच वाला व्यक्ति जब तक नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा माथापच्ची लड़ाई ये रहती है कि उसमें से डाका कैसे डाला जाए। बिल्कुल। और उस प्रवृत्ति से जब तक नहीं निकलेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति, मैं कहता हूँ कोई अवतार ही लेके आएगा नगर पालिका में, क्योंकि पूरे राजस्थान की जो कमेटियां हैं जी जी, उस कमेटियों का मैं मेंबर हूँ, पूरे पंचायती राज का और नगर पालिका की, जितनी स्वायत्त शासन का। ठीक है। तो मैंने देखा है कि इतनी रिकवरियां पेंडिंग पड़ी हैं पूरे राजस्थान की, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार वाला मामला आता है तो नगर पालिका से संबंधित होता है। बिल्कुल। तो मैंने उस कमेटी को एक सुझाव दिया था कि इन नगर पालिकाओं के, क्योंकि कई बार मैंने पीलीभीत की बात ले लो, सूरतगढ़ की बात ले लो, कहीं भी आप देख लो तो काम नए होकर के भी पेमेंट उठ जाना, तो बिल्कुल एक तरीके तो का गबन हो गया। इस तरीके की बातें नए हों, इसके लिए मैंने कहा कि एक आरएएस अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग के लगाओ, या संभाग वाइज एक आईएएस लगाओ, जिस तरीके से, क्योंकि पार्टिकुलर जो ईओ होता है वो नगर पालिका डीएलबी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को भी जो सफाई कर्मचारी को भी लगा दे। बिल्कुल। इस तरीके के जो छोटी पोस्ट होते हुए ईओ की पोस्ट पे लगा देते हैं, तो वो सोचता है कि महीने 2 महीने रहना है मेरे को, तो इस नगर पालिका को खाई जाऊं। बिल्कुल। इस प्रवृत्ति से वो काम करता है और बाद में उस पर कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती, बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन हमारा जो नुकसान हो जाता है, अपनी आम जनता का नुकसान हो जाता है, नगर पालिका का नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई नहीं करवाते। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा गया एक सवाल है। पीलीबंगा के अंदर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज आवासीय तक आ चुका है और पीलीबंगा के जो छात्र हैं वो अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज टेक्निकल शिक्षा के नाम पर ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है जो पीलीबंगा में उनको सपोर्ट करे। या तो उनको हनुमानगढ़ जाना पड़ता है, या तो उनको सूरतगढ़ जाना पड़ता है, या फिर उनको संघर्ष करते ही रहना पड़ता है। तो इसका निस्तारण कब तक किया जा सकता है? इस पर आपका जो कार्य है वो किस स्पीड के साथ चल रहा है, आप जनता को जरूर बताइए। पहले तो मैं आपने जो बताया कि पिछले जो गवर्नमेंट रही कांग्रेस पार्टी की, मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे, शिक्षा मंत्री कल्ला साहब हो या डोटासरा जी हो, उनने हमें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय दिया, जिसमें 110 बच्चियों का आवास रहता है। बिल्कुल।
तो हमारी गरीब बच्चियां जो हैं, जो परिवार के लोग पढ़ा नहीं पाते, वो नहीं पाते, जिनके माता पिता में से कोई एक्सपायर हो गया और हो गया, जी जिनको घर पे सुविधा नहीं मिल पाती, उन बच्चियों को वहाँ रहने की सुविधा है, खाने की सब मतलब सारी व्यवस्थाएं हैं जी। वो अपने वो बन के तैयार हो गया और वहाँ ऑलरेडी वो चल रहा है। बड़ा शानदार व्यवस्थाएं हैं। मैं खुद भी विजिट करके आता हूँ जब भी जाता हूँ, तो वहाँ शानदार व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद जब बच्चियों की शिक्षा की बात आई, तो कॉलेज की बात आई, तो पीछे गवर्नमेंट के अंदर जो कॉलेज स्वीकृत हुआ था, आचार संहिता लगने से 2-3 दिन पहले ही मैंने वो जगह नहीं मिल पा रही थी। अगर वो शायद 2-3 दिन पहले अगर मैं नहीं करवाता तो शायद वो कॉलेज भी नहीं बन पाता जी। वो कॉलेज की सैंक्शन करवाई मैंने, गर्ल्स कॉलेज जी, वो भी बन के तैयार हो गया, उसका कलर वगैरह हो गया। जो नेहरू धर्मशाला की और कंजेस्टेड जगह चल रहा है, वो आने वाले समय में शिफ्टिंग करके लगभग 300 के आसपास बच्चियां हमारी अध्ययनरत हैं। और जब रही छात्र हितों की बात करें, तो कहीं ना कहीं मेरा भी ये मानना था कि वो कॉमन कॉलेज हो जाता, लेकिन गवर्नमेंट की नीति ऐसी थी कि महिला शिक्षा के लिए अलग कॉलेज होगा। तो आने वाले समय के अंदर मैं भी शिक्षा मंत्री से बात करके कॉलेज की बात करेंगे। बच्चे ने अच्छा सवाल किया कि टेक्निकली अलग कॉलेज होने चाहिए। मैं उन शिक्षाओं की बात कर रहा हूँ जिससे हमारे बच्चे डेवलप करें। जी, जैसे साइंस मैथ की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई विभाग ही नहीं है। तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ आने वाले समय के अंदर कोई सौगात, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमने मुद्दे पूरी मजबूती के साथ रखे हैं। हमने अपनी जायज़ मांग रखी है, जनता के लिए मांगना हमारा हक है जी। बाकी गवर्नमेंट के हाथ में रहता है कि वो दे न दे, वो उसकी सोच क्या है वो जाने। आपके पसंदीदा नेताओं के बारे में बात करना चाहूँगा, और मैं जानना चाहूँगा कि भारत के 3 ऐसे मुख्यमंत्री किन राज्यों के आप जिनको पसंद करते हैं, क्या आप नाम बताना चाहेंगे जो आपके फेवरेट हैं इस वक्त, जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं? देखिए, मुख्यमंत्री की बात करें तो हमारे जन कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने अच्छा काम किया और आज भी जनता उनको याद कर रही है। दूसरा में शीला दीक्षित जी थे जी, जिन्होंने दिल्ली के सीएम, जी पूर्व सीएम। आज चाहे 3 योजनाओं से सरकार नहीं आ पाई, लेकिन जब आप दिल्ली जाते हो तो जितने भी काम देखोगे आप शीला दीक्षित जी के देखने को मिले जी। और तीसरा मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी के जिस तरीके से उन्होंने काम और मजबूती के साथ, जिस तरह से वो मोदी के सामने एक अकेली महिला होके खड़ी हो रही है, आप उनको सपोर्ट करते हैं जी, ग्रेट। तो इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक आपकी पसंद के बारे में, तो जो कि जनता भी जानना चाहती है कि क्रिकेट के अलावा आप किन खेलों में रुचि रखते हैं जिसमें आपने कभी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो, ताकि लोग उम्मीद कर सकें कि इस खेल में कभी उनको भी विधायक जी के साथ खेलने का मौका मिलेगा। क्योंकि लोगों का कहना है कि आप क्रिकेट टूर्नामेंट में जाके तो बहुत चक्के चौके मारते रहते हो, आपकी वीडियोस देखते रहते हैं। देखिए, क्रिकेट मेरा आमतौर पे गेम क्रिकेट रहा है, चाहे कॉलेज में खेलने की बात हो, चाहे अपने खेलने की बात हो। लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि विकल्प नहीं है जी। जब जैसे मैं बाहर निकला हूँ, पॉलिटिक्स के अंदर आया हूँ, जगह जगह गया हूँ, घूमा हूँ, तो नए नए सिस्टम देखने को मिलते हैं। मैंने SMS स्टेडियम का कई बार भ्रमण किया जी, जब भी जाता विधानसभा के बिल्कुल नज़दीक है। अन्य जगह भी मैं ग्राउंड तैयार करने के लिए मैं पंजाब के 2-4 जगह हैं, वहाँ स्टेडियम देख के आया। और नए नए सिस्टम देखने पे पता चलता है कि और भी कोई गेम है जी। क्योंकि जब हम युवा थे तो हमें लगता था क्रिकेट के अलावा कोई गेम ही नहीं है। लेकिन अब लगता है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉलीबॉल जो है थोड़ी सी जगह के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छा गेम खेलते हैं और हमारे बच्चे भी जा सकते हैं। हैंडबॉल हो, 2-4 गेम्स हैं। मैं चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में बच्चे आए, अलग अलग बच्चों की अलग अलग रुचि है। पहले हमारे पास तो एक क्रिकेट का बैट भी मुश्किल से खरीदना पड़ता था जी, वो भी लकड़ वाले से खेलते थे। तो अब तो नए नए, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने हमें बजट दिया है, तो मेरा मानना है कि मैं तो इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए
खेलों के बढ़ावे की मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने खेलो इंडिया के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अंदर पीली बंगा और रावसर ब्लॉक लेवल पे सिंथेटिक ट्रैक मिलता है दौड़ के लिए। जी। ट्रैक मिलता है, उसके लिए 9.5 करोड़ रुपए का बजट रहता है। तो मैं अभी मैंने कलेक्टर साहब से बात करके, SMS स्टेडियम, हमारे न्यूज़ के पवन जी IAS जी। लगे हुए हैं, उनसे बात करके खेलो इंडिया की फाइल में दिल्ली भिजवा के प्रयास करूँगा। उसमें मेरा प्रयास है कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कोई बीजेपी वाले की भी हाथाजोड़ी करनी पड़ी तो मैं करके जी। मैं चाहूँगा कि बच्चों को उसके अंदर बिल्कुल। जो आप कह रहे थे कि ग्राउंड में कोई आ गया और आ गया, तो जी। उसमें PTIs भी लगेंगे और गेट कीपर भी लगेगा, और एंट्री होगी तो पास के द्वारा एंट्री होगी। जी। मिनिमम कोई भी चार्जेस लेंगे या नहीं लेंगे, मंथली पास या ईयरली हाँ, पास जो है ईयरली वो पास मेंबर्स को होगा। अरेंज करवाए उसमें जाते हैं। जी। अन्यत्र किसी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। वो सारे गेम्स उसमें ऐड किए रहते हैं। जी। जी। तो 9.5 करोड़ रुपए का है सिंथेटिक। मैंने अभी मेरे बर्थडे पे एक नया सिस्टम चलाया था कि दौड़ प्रतियोगिता करवाई थी। जी। एक नया माहौल तैयार करने की आवश्यकता है कि क्रिकेट के अलावा भी बहुत से गेम हैं जिसमें जी। हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं। जी। तीरंदाजी की बच्चियां हमारी खोथावाड़ी साइड की हैं, या एक लड़का हमारे अमर सिंह वाला ग्राम पंचायत का है, वो जो बांस का एक तीरंदाजी जी। और चिवा बोलते हैं, जी। जी। तो आर्चरी। 8-9 हज़ार के, मतलब वो भी मांग के खेल रहा था बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल। और वो इतना अच्छा प्लेयर है। और मैंने अभी 5 लाख रुपए उस स्कूल को दिए हैं कि बच्चा आर्चरी के लिए किसी पे डिपेंड न रहे और अच्छी तैयारी करे। इक्विपमेंट मिले उनको अच्छे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी बच्चा, मैंने हॉकी की किट भी दी है, जी। पहली बार किसी विधायक ने कोई हॉकी की किट दी हो, बिल्कुल। क्योंकि हॉकी भी कोई खेलता है। तो हमारे नेशनल गेम है हमारा, हाँ, जब नेशनल, मतलब भूल चुके हैं हम सब चीज़ों को। फुटबॉल के लिए भी मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय के अंदर नए नए कबड्डी के भी टूर्नामेंट, हमारे एक युवा साथी कहते हैं कबड्डी के टूर्नामेंट करवाएंगे या कुश्ती के करवाएंगे। इस तरीके से हमें एक माहौल पैदा करने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ जितने भी गेम्स हैं, कबड्डी हो, अन्य हो, उन सभी को मैं कहता हूँ कि युवा साथियों के लिए द्वार खोलें। ये तो शुक्र मनाओ कि सरकार नहीं जी। है। अगर मेरी सरकार होती तो मैं कहता हूँ कि पूरा इनका सिस्टम ही सेट कर देते कई सालों के लिए बच्चों का। जी, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अगर सरकार नहीं है तब भी आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, और जैसा कि आपने अभी बताया, और जनता को ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि जल्दी आपके लिए जो विधायक जी है सिंथेटिक ट्रैक के लिए जो इन्होंने फाइल भेजी हुई है उस पर ये काम कर रहे हैं। सिंथेटिक ट्रैक मैं बता दूं आज के टाइम में तकनीकी रूप से बहुत ही शानदार रनिंग ट्रैक कह सकते हैं, जिसको काफ़ी एक नहीं मल्टीपल यूज किया जा सकता है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले टाइम में हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स भाइयों को होने वाला है, और उन सभी छात्रों को जो भी 8वीं 10वीं 12वीं क्लास में है उनको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। वो 100 मीटर हर्डल टाइप्स की जो रेस है उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है ये। पीलीभंगा शहर का जो मापदंड आबादी के हिसाब से शायद हजारों नहीं लाखों नंबर आता है टाउनशिप के हिसाब से अगर बात की जाए, लेकिन एशिया के अंदर सट्टे की अगर बात की जाए तो वो टॉप 10 सिटियों में से एक नाम पीलीभंगा का आने लगा है। और जहां तक सूत्रों के अनुसार जो सवाल पूछे गए हैं उसमें ये बताया गया है कि किसी बड़े राजनेता के सुपुत्र का पूरा योगदान है इसको यहाँ फलने फूलने में। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे ये जो सट्टे की प्रवृत्ति की बात करें तो SP साहब ने भी खूब काम किया, आपकी बात धरपकड़ भी की, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया जी। ये एक आम मतलब पब्लिकली ये एक सामाजिक बुराई है मेरे हिसाब से। जब ये सट्टा लिखते हैं फ़ोन पे लिख लेना और लिख लेना, आजकल सारे काम फ़ोन पे जी, सब ऑनलाइन है जी। और पुलिस को सारे काम पुलिस को ही सौंप दिए गए जी। एक सामाजिक बुराई है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जो गरीब तबका है ज़्यादा इसमें रहता है सट्टा लगाने वाले काम के अंदर। वो दिहाड़ी मजदूरी करता है और अपने पैसे वेस्ट कर देता है जी। तो ये एक बुराई, सामाजिक बुराई है। और रही बात पीलीभंगा की बात रही, 10 नंबर का तो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन मोस्टली अखबारों में पढ़ने में आता है और आता है जी कि, और राजनेताओं की बात की, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई और एक
जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि एक दुकान टाइप कई जगह खोल दिए गए थे जी उससे एक माहौल भी खराब किया उन लोगों ने। मैंने भी आलोचना ही कर सकते हैं, हम भी कह सकते हैं उनके पार्टी के लोगों को बोला कि जी इस तरीके का काम नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। जिससे कि अगर राजनेता ही ऐसे काम करवाने लगेंगे तो आम जनता क्या करेगी। इस तरीके की हमें प्रवृत्ति से बचने की आवश्यकता है। और अगर उसमें अगर पॉलिटिकली सपोर्ट रहता तो मुझे लगता है कि वो गलत है, नहीं होना चाहिए। जी और मैं कहता हूँ कि जुआ हो, सट्टा हो, उसकी प्रवृत्ति को रोकने के लिए मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके से विदेशों के अंदर होता है कि कोई टैक्स पे वाला काम कर लो आप, जी ये बंद होने वाला काम तो है नहीं। जी और ये प्रवृत्ति हर, चाहे वार्ड हो चाहे गांव हो, जी मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ये बिल्कुल। प्रवृत्ति है। पूरी और दुनिया की पूरी कह सकते पूरी हैं पूरी आप। दुनिया में है। जी मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा है कि कोई टैक्स टुक्स लेके इसके सिस्टम बढ़ाया जाए कि क्यों लोग छुप के खेल रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि जब जब पकड़ में आते हैं तो वो गरीब लोग आते हैं जो आप देखोगे समर्थ नहीं है, जो जिनके पास हाँ, बैक सपोर्ट नहीं और है। मोस्टली पुलिस की कार्रवाई रहती है होली दिवाली के जी आसपास। तो गरीब आदमी क्या होली दिवाली खेलता है थोड़ा बहुत, बिल्कुल वो डेली तो खेल नहीं पाता, उसके पास पैसे नहीं होते, और पकड़ में आते हैं वो लोग। जी और बड़े मगरमच्छ है जो पकड़ में नहीं आ नहीं पाते आते हैं। उन लोगों को मैं कहता हूँ कि टैक्स गवर्नमेंट ढंग से ले ले और इसको लीगल कर देना चाहिए। लीगल कर करा के नक्की करना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी अपना काम से जी भाई सारे आरोप बिल्कुल, प्रत्यारोप आप पुलिस इस पे पे लगते हैं। देख सकते हैं दुनिया भर में बहुत से ऐसे देश है जहाँ पर लीगल है और टैक्स पे कर रहे हैं लोग। और मैं कहता हूँ कि जब किसी खाने वाली चीज़ को ढक के रखते हैं तो बच्चे या अपने भी लालसा रहती है क्या है इसमें खाने वाला सामान। अब जब ओपन हो जाता है कोई सिस्टम तो कहते हैं यार बस ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से ओपनली एक ऐसा गवर्नमेंट इस तरीके का क्योंकि विचार करना पड़ेगा अपने पूर्व की। अब हो सकता है कि जो ये लोग मेरा वीडियो देखेंगे कि विनोद गोठवाल तो इसको सपोर्ट कर रहा है, नशे को जैसे सट्टे को सपोर्ट कर रहा है या जुए को कर रहा है। तो मैं अगर चाहे सपोर्ट करूं नहीं करूं, लेकिन ये प्रवृत्ति कौन से इलाके में बंद हो जाती है चाहे कोई गवर्नमेंट आई। जी जी क्योंकि ये प्रवृत्तियां फिर भी चलती रहती हैं, चाहे पुलिस कितनी रेड मारे पकड़े धरपकड़ करे, लेकिन महीने 15 दिन बाद वही प्रवृत्ति फिर चालू हो जाती है। इससे अच्छा है कि कोई ऐसी नीति निर्माण किया जाए जिससे उनकी भी ऐसी लालसा न रहेगी खेल नहीं पाए। खेलना है तो खेल खिला के कम से कम टैक्स तो आए। जी 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 और उसको शिक्षा सबको पता होना चाहिए कि ये इंसान जुआरी है। हाँ, उसको अगर वो टैक्स आ रहा है तो कोई शिक्षा के पेटे कर दो स्कूलों के लिए, और उनकी प्रवृत्ति को कैसे रोकना है अपने आने वाली पीढ़ियों को, उस पर फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं भी यही चाहूँगा कि देखिए जिस कस्बे में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, वहाँ अपने लोगों को, अपने भाइयों बंधुओं को अगर आप सामाजिक बुराई से दूर नहीं रखेंगे, उनको नहीं बताएंगे कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, तो वो कभी जान भी नहीं पाएंगे और वो इसी तरह से बर्बाद होते रहेंगे। तो मैं आम जनता से भी अपील करूँगा कि आप सभी थोड़ा सा जागरूक हो, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या आपका मित्र या भाई किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो उनको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके साथ जोर जबरदस्ती करने के बजाय बुद्धिजीवियों का सहारा लीजिए, ताकि उनके मानसिक रूप से उनका विकास कर सके और उनको अच्छी जो है राह पर लेके जा सके। बहुत ही अच्छी बात कही आपने विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत में जुड़े रहने के लिए। और अंत में मैं इतना चाहूँगा कि विनोद जी, पीलीबंगा विधानसभा के अलावा आपको पूरा भारत देश, पूरी दुनिया देखने वाली है, तो पूरी दुनिया के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे तो आप ज़रूर दीजिएगा। जी मैं आपके माध्यम पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना समय आपने और पहला ही इंटरव्यू मेरा कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मेरे क्षेत्र की जनता ने जो जो सवाल किए, मैंने भरसक प्रयास किया कि उनकी जो बात है आपके माध्यम से जो मेरे पास पहुंची है, उन सब बातों को लेकर के वो संतुष्ट होंगे जी। और पूरे भारत के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, पूरा भारत देश हमारा समृद्ध रहे, विकसित रहे, विकासशील रहे, अमर चैन शांति रहे। और मैं आपके
चैनल पॉडकास्ट विद बागड़ी छोरो, बागड़ी छोरो जो चैनल है उसकी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरीके से आप जो मुद्दे उठाए हैं, सार्वजनिक हित के मुद्दे उठाए हैं, जनता के हित के मुद्दे उठाए हैं, उनको लेकर के आम जनता के बीच में जा करके उन मुद्दों को उठा करके हम तक पहुंचाएंगे। कोई बात जनता जो है हम तक नहीं पहुंच पाती किसी कारण, फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं सभी के लिए अवेलेबल हूँ। फिर भी हो सकता है बहुत सी बातें जो आपके माध्यम से मुझे पता चलती हैं, तो मैं उन बातों को लेकर भी गंभीर हूँ। और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, आपने अच्छा काम किया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्रेस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को साधुवाद, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।